अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को सीधा चैलेंज किया है ईरान ने डायरेक्ट कहा है कि अगर ईरान पर नजर डाली तो कीमत भारी चुकानी होगी। अब यूएसए जैसी बड़ी ताकत को जवाब देने के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडमरू केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है। यहां से दुनिया का लगभग 30% ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। यानी कि एक चोक पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमी का। अगर यहां पर जरा सी भी टेंशन हुई तो पेट्रोल से लेकर के पूरे शेयर मार्केट में तहलका मच जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इसी ब्लॉकेज के बारे में जिस पर ईरान ने अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस क्या है और भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है और भारत यहां पर क्या क्या एक्शन लेगा। तो दोस्तों, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज ग्लोबल मीडिया में आई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, यानी कि पार्शियली ब्लॉक किया है, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया है, वैसे ही पूरी ग्लोबल मीडिया में तहलका मच चुका है। यानी कि एक टेंशन छा चुकी है पूरी ग्लोबल लेवल पे। और टेंशन क्यों है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, फिर मैं आपको यहां पे बताऊंगा। एक मैप के जरिए पहले बता देता हूं कुछ जो स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट यानी कि जल डमरू होते क्या हैं, पहले आप लोग ये देखेंगे। जल डमरू यानी कि स्ट्रेट होते क्या हैं। देखिए बच्चों, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला रास्ता होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, यानी कि जल डमरू बोलते हैं। तो यही जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, हॉर्मुज कहते हैं। अब आप देखोगे हॉर्मुज क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसे ही कहते हैं। ये पूरा एरिया आपको ईरान का दिखाई देगा। यहां पे आपको ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये गल्फ ऑफ पर्सिया है। और ये आपको यहाँ पे यूएई दिखाई देगा, ओमान दिखाई देगा, ये तमाम कंट्रीज, तमाम देश दिखाई देंगे। यानी कि एक तरफ आपको मिडिल ईस्ट वाले देश दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ आपको एशिया वाले, एशिया के साथ और भी देश है लेकिन एक तरफ आपको एशिया वाले कंट्रीज दिखाई दे रही हैं। अब यहां पे आप क्या देखोगे, ये जो रास्ता है ना बच्चों, ये जो रास्ता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट रास्ता है। तो बहुत पतला सा रास्ता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया का तकरीबन 30% से भी ज्यादा, या यूं कह लो लगभग 30% यहां पे ऑयल और नेचुरल गैस का सप्लाई होता है। ऑयल और नेचुरल गैस का सप्लाई यहीं से होता है। आप समझिए, अगर ये ब्लॉक हो गया तो जाहिर सी बात है 30% ऑयल और नेचुरल गैस का सप्लाई रुक जाएगा। तो क्या ईरान को यह करने का अधिकार था? देखिए बच्चों, जब भी हम लोग बात करते हैं ना वाटर बॉडीज की, तो ईरान यहां से कितना 12 नॉटिकल माइल तक ईरान का है, 12 नॉटिकल माइल तक ईरान का है और 12 नॉटिकल माइल तक ओमान का है। ये दोनों एरिया अगर ईरान यहां से कवर करे और ओमान यहां से कवर करे तो कई बार दोनों का जो एरिया है एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। तो ईरान ने अपने वाले एरिया में क्या किया है, ब्लॉकेज कर दिया है। ध्यान से समझिएगा, ब्लॉकेज कर दिया है। तो आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझ में आ गई होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं और कहां पे ब्लॉकेज किया है ईरान ने। ठीक है, चलिए अब थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, फ्रंट पेज पे देखते हैं क्या कहा गया था। तो ईरान ने ये पूरा ब्लॉकेज किया है और ईरान से जब पूरी दुनिया ने पूछा कि भाई साहब तुम ये क्यों कर रहे, पूरी दुनिया में महंगाई आ जाएगी यार, किस तरीके से ऐसे एक्शन आप ले सकते हो, तो ईरान ने क्या बोला, ना ना टेंशन ना लो, हमने खाली टेम्पररी किया है, कुछ समय के लिए किया है, ये लंबे समय के लिए थोड़ी ना है सर, आप टेंशन इस बात की बिल्कुल भी मत लीजिए। ऐसा ईरान का कहना है, याद रखिएगा। लेकिन असल मुद्दा कुछ और है। ईरान ने क्या बोला यहां पे कि मैं यहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरी नेवी की एक्सरसाइज कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने मिसाइल विसाइल दाग के चेक करूंगा इस एरिया में कि भैया मेरा एरिया सुरक्षित है कि नहीं है। ऐसा क्या ये ईरान कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ईरान 12 नॉटिकल माइल तक अपनी प्रैक्टिसेस कर सकता है। लेकिन ईरान को पूरी दुनिया को मैसेज देना पड़ेगा कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं तो शिप यहां से अभी नहीं गुजारे, यानी शिप्स का आना जाना थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। तो यहां पे ईरान ने यही किया है कि टेम्पररी इसको ब्लॉक कर दिया है और कहा है कि मैं यहां पे लाइव फायर नेवी का ड्रिल कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं यहां पे मिसाइल विसाइल की टेस्टिंग कर रहा हूं, ये साफ तौर पे बोला है। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। अंदर की बात क्या है भाई साहब, यहां पे आप देखोगे यूएसए के साथ और ईरान की जो टेंशन चल रही है वो काफी ज्यादा है ना। तो अमेरिका और ईरान के बीच की जो टेंशन है ना, उसकी वजह से ये अमेरिका को मैसेज देना चाहता है ईरान
कि भाई हमें इतना ज्यादा परेशान मत करो, ईरान पे आप नजर डाल रखे हो ना यूएसए साहब, अगर मैं चाहूं ना तो पूरी दुनिया में महंगाई ला सकता हूं और पूरी दुनिया को परेशान कर सकता हूं, इंक्लूडिंग यू, आपको भी परेशान कर सकता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना। हाँ वो बात अलग है कि ईरान पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि अगर ईरान पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा तो भैया उसका भी तो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा ना, उसका भी तो इंपोर्ट बंद हो जाएगा, तो ईरान खुद फंस जाएगा। तो इसलिए ईरान ने क्या किया, पार्शियली ब्लॉक किया है, यानी कि पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया है। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना। अब ये क्यों, जैसे कि ईरान ने बोल रखा है मैं तो टेम्परेरी किया है, ठीक है टेम्परेरी किया है मान लेते हैं, लेकिन आपने नेवी के एक्सरसाइज के लिए किया है, ये हम नहीं मानेंगे। क्योंकि यहां पे देखिए बात क्या आती है, अमेरिका और जो यूएस और ईरान की बहुत पहले की टेंशन चली आ रही है, और आज की डेट में आप देखो ईरान के ऊपर अमेरिका खूब दबाव डाल रहा है, खूब दबाव डाल रहा है। और दबाव किस बात का, ध्यान से सुनिएगा। 2015 में 2015 में एक डील होती है ईरान के साथ और यूएसए और उसके दोस्त या यूएसए और उसके अलाइज के साथ एक डील होती है। ये लोग बोलते हैं ईरान को कि भैया तुम न्यूक्लियर पावर नहीं बनाओगे, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। इसने बोला ठीक है नहीं बनाऊंगा, बदले में मुझे क्या दोगे, तो बदले में हम सारी की सारी सैंक्शंस हटा देंगे। सैंक्शंस यानी कि जो प्रतिबंध है ना ईरान के ऊपर, सारे देशों ने लगाए थे यूरोप के, उन्होंने हटा दिए। और बदले में ईरान ने कहा भाई साहब मैं अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा। दोनों ने डील चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। लेकिन 2018 में क्या हुआ, 2018 में यूएसए इस डील से बाहर निकल गया और बोला कि भाई मैं तो सैंक्शंस लगाऊंगा ईरान पे। तो ईरान ने भी बोल दिया फिर मैं भी बॉम्ब बनाऊंगा भाई साहब, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे टेंशन 2018 से ही चल रही है, लेकिन 2025-26 में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ईरान को टारगेट करके रखे हुए हैं कि भैया अब ईरान गया, ईरान गया, ईरान गया। भाई ईरान की जो इंटरनल मैटर्स में बार बार यूएसए घुसने लग जाता है, बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि अगर ईरान के नागरिकों को कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है यूएसए सीधा कूद पड़ेगा ईरान में। भैया क्यों कूदोगे आप, आपकी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे भाई साहब, क्या दिक्कत है भाई इस सज्जन को। यहाँ पे ईरान अपना इंटरनल मैटर देख रहा है ना, आप क्यों घुसोगे, लेकिन नहीं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को घुसना है। यही पूरी की पूरी टेंशन चल रही है, आप लोग देखोगे। तो यहां पर चूंकि ईरान अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता, ईरान अपने आप को दिखाना चाहता है कि भैया मेरे पास भी शक्तियां हैं, तो यहां पे नेवी की एक्सरसाइज की जा रही है, खूब सारी मिसाइलें विसाइलें दागी जा रही हैं, और कुछ समय के लिए इसको चोक कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है इस पूरे पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखना। हाँ यहाँ पे जरूर कहा गया कुछ घंटों में हम इसको खोल भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे खोलो चाहे ना खोलो, आपका मैसेज तो पूरी दुनिया को पहुंच गया ना। पूरी दुनिया में टेंशन हो चुकी है भाई, पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर टेंशन हो चुकी है। और ग्लोबल लेवल पर इसलिए टेंशन हो चुकी है भाई साहब क्योंकि यहां से 30% तेलों का आना जाना है, और खासकर एशिया की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि यहीं से एशिया का 80%, एशिया का भाई साहब 80% आप लोग देखोगे इंपोर्ट यहीं से होता है। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं क्या ईरान ने एग्जैक्टली किया है। ईरान ने क्या बोला है, भैया मैं फायरिंग वायरिंग कर रहा हूं तो थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा, मैं याद रखना। ठीक है, यहां पे मिसाइल विसाइल टेस्ट कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा हूं, यानी सेफ्टी के लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रिल वगैरह कर रहा हूं, बाकी मेरा ज्यादा कुछ मकसद वकसद नहीं है, मेरी एक रूटीन एक्सरसाइज है ये पूरे जो एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। लेकिन मुद्दा कुछ और है, मुद्दा बहुत ज्यादा गहरा है, और मुद्दा यही है कि यूएसए और ईरान की जो टेंशन है ना, उस बीच में ईरान चाहता है कि मैं अपनी शक्ति को दिखाऊं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, ईरान ने जो स्टेट को रिस्ट्रिक्ट किया है, मतलब ये रोक लगा दिया है, इस जो स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है इसमें रोक लगा दिया है। क्यों लगा है, क्या क्या किया गया, ध्यान सुनिए ईरान ने क्यों किया है। यहां पे ईरान क्या बोल रहा है, मैं लाइव मिसाइल एक्सरसाइज कर रहा हूं, मतलब टेस्ट करके देख रहा हूं। क्लियर पॉइंट। लेकिन यहां पे क्या एक सिग्नल दे रहा है, एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है ईरान कि भाई साहब मैं एक सिग्नल को डिस्प्ले कर रहा, सिग्नल दे रहा है कि भैया ये जो जो आप लोग दबाव डाल रहे हो ईरान के ऊपर, यूएसए और उसके सारे साथी दोस्त, ये नहीं चलेगा, हमारे पास भी काफी ज्यादा पावर है। तो यहां पे एक प्रॉपर एक सिग्नल दिया जा रहा है, किस बात का सिग्नल दिया जा रहा है कि भैया कंट्रोल हमारे पास भी है। किसका, ये जो समुद्री रास्ता है ना, जो इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता जिसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, इस पे हमारा भी कंट्रोल है। अब ईरान और यूएस का जो टेंशन है, ये सबसे बड़ी जो टेंशन, पूरी दुनिया की टेंशन आज की डेट में बन चुकी है। क्योंकि भाई अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है या आगे चल के फिर से ब्लॉक होता है, तो पूरी दुनिया में महंगाई आ जाएगी भाई साहब, पूरी दुनिया में। अभी आप लोग ये सोचोगे कि सर आपने जो बताया था एशिया वेशिया वाला पूरा जो जो कंट्रीज हैं उसमें ज्यादा इंपोर्ट होता है, भाई साहब बिल्कुल डेफिनेटली एशिया बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन पूरी दुनिया इफेक्ट होगी कैसे, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया इसीलिए तो टेंशन में है यार, ठीक है, रशिया भी टेंशन में, इसीलिए तो भाई साहब यहाँ पे आप देखोगे लैटिन अमेरिका टेंशन में, साउथ अफ्रीका टेंशन में, सब टेंशन में आ चुके हैं इसी वजह से। एक एक कंट्री का मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, आप लोग लेक्चर में एंड तक बने रहेंगे। तो और जितना भी यहाँ पे साथी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना।
तो यहां पे क्या है, आप देखोगे ईरान और अमेरिका की जो टेंशन है उसी की वजह से सारा कुछ यहां पर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा सारा यूएसए और ईरान के बीच की टेंशन का है, ठीक है, याद रखना। इसी बात को डिस्कस करने के लिए एक न्यूक्लियर टॉक जेनेवा में की जा रही है। जेनेवा में एक न्यूक्लियर टॉक की जा रही है, जेनेवा में एक न्यूक्लियर टॉक यानी कि एक जो परमाणु वार्ता किया जा रहा है, न्यूक्लियर टॉक यानी कि परमाणु वार्ता किया जा रहा है कि भाई अब यहां पे क्या होगा, ईरान है और यूएसए है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन बीच में कौन खड़ा है, ओमान खड़ा है, यानी कि ओमान ही मध्यस्थता करा रहा है, दोनों के बीच की बातचीत करा रहा है। यहां पे देखना, अब ईरान बोलेगा कि भैया तुम सैंक्शन हटाओ और यूएसए बोलेगा कि तुम परमाणु बम ना बनाओ। अब इसी बीच में खींचातानी चल रही है और इसी खींचातानी के बीच में ये एक्शन हुआ है। तो आप समझो कि ईरान क्या करना चाहता है, यहां पे साफ नजर आ रहा है। नहीं तो भैया ये पहले भी कर सकता था, रुक के कर लेता, लेकिन नहीं, ये अभी अभी क्यों कर रहा है, क्योंकि मैसेज देना चाहता है, याद रखना। अभी देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी दुनिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया ना पूरी दुनिया के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को यहाँ पे जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, याद रखना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तकरीबन तकरीबन 21 मील का एक पूरा रास्ता है, बहुत ही पतला है। और इसके इधर देख लिए, दुबई दिखाई देगा, यूएई दिखाई देगा, कतर दिखाई देगा, सऊदी अरेबिया दिखाई देगा, कुवैत दिखाई देगा, इराक दिखाई देगा, ईरान दिखाई देगा, यानी कि ये सारे देश इस तरफ हैं। और इस तरफ चले जाओ, ओमान भी आपको ये पे मिलेगा, और इस तरफ चले जाओ तो आपको एशिया मिल जाएगा और बहुत सारी कंट्रीज मिल जाएंगे, है ना। तो यहां से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, यहां से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, उसको आप देखो बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 30% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां से होता है। पूरी दुनिया की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे देखें तो 30% के आसपास यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो अगर ये 20-30% का जो सप्लाई है वो रुक जाता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन होते रुक जाता, तो जाहिर सी बात है भाई साहब यहां पे कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ने लग जाएंगी। कीमतें क्यों, सप्लाई रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई रुक जाएगी, डिमांड तो उतनी ही रहेगी ना यार। तो जब भी सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो कीमतें बढ़ने लग जाएंगी और पूरी दुनिया की कीमतें बढ़ेंगी भाई साहब। अब पूरी दुनिया की कीमतें कैसे बढ़ेंगी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ये तो एशिया की बात है। पूरी दुनिया की कीमतें कैसे बढ़ेंगी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है बच्चों। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो मैंने बताया वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है बच्चों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, उस तरफ चले जाओ तो ईरान, इराक, कुवैत वगैरह ये सारे के सारे जो देश हैं जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं इससे। और जब हम 3 गल्फ की बात कर लेते हैं तो पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया और इस तरफ इंडियन ओशन, तीनों का कनेक्शन यहां पे दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है, याद रख लेना। तो ईरान, अरेबियन पेनिनसुला, ये दोनों के बीच में आप लोगों को ये दिखाई देगा। और 3 जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, हिंद महासागर हो गया या अरेबियन सी, इन सबको ये कनेक्ट करता है, ठीक है, याद रखना। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी, इनको कनेक्ट ये करता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, ठीक है, याद रखना। ये रहा पर्शियन गल्फ, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान और इस तरफ जाओगे थोड़ा बहुत है ना, मैप में नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोगों को इंडियन ओशन भी दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्टिविटी आपको दिखाई देगी। ग्लोबल एनर्जी का कॉरिडोर है, यानी कि 30% से ज्यादा भी यहां से एनर्जी सप्लाई होती है, यानी कि पेट्रोल वगैरह सप्लाई होता है। मेजर यूजर्स मैं आपको बता चुका हूं, उस तरफ जो है ना मेजर यूजर कौन है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, कुवैत, यूएई, कतर, यानी कि मिडिल ईस्ट के सारे देश आपको दिखाई देंगे। अब जितना भी मैंने आपको बताया 30% जो है ग्लोबल ट्रेड यहीं से होता है। अब उस 30% में से 80% कहां से होता है, कहां का होता है, किसके लिए, एशिया की तरफ होता है। यानी एशिया में 80% इंपोर्ट इसी रास्ते से किया जाता है, याद रख लेना। और एशिया में कहां पे, तो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों में। और इसका भी 40% अकेला भारत के पास जाता है, 40% अकेला भारत इंपोर्ट करता है। और 50%, ये तो क्रूड ऑयल की बात करूं, 40% कच्चा तेल और 50% एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट करता है भारत, 50% इसी रास्ते से। तो सोचो अगर यही ब्लॉक हो जाएगा तो कितनी ज्यादा महंगाई हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये तो मैंने बात किया एशिया की। अब आप यहाँ पे देखोगे एशिया और इंडिया की, पूरी दुनिया कैसे कनेक्टेड है, पूरी दुनिया में महंगाई कैसे बढ़ेगी, मैं एक एक करके आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन थोड़ा बहुत मैं यूएस वाला एक बार और छेड़ देता हूं कि भैया यूएस से क्यों परेशान है, ईरान क्यों दिखाना चाहता है कि यूएस, देखो यूएस क्या है ना भाई, फालतू में पंगे ले रहा है, यहाँ पे फालतू में पंगे ले रहा है, कोई लेना देना नहीं है उसका यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पे बार बार पे ड्रोन भेज देता है, ये इस रीजन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बार बार में अपनी नेवी का प्रेजेंस भेज देता है, पेट्रोलिंग करने लग जाता है। बात बात पे आप लोग देखोगे दोनों देशों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में टेंशन पैदा कर देता है। बात बात में आप लोग देखोगे कि यूं ही धमकियां देने लग जाता है। तो दोनों देशों के बीच में एक मिसकैलकुलेशन आ चुका है, दोनों देशों के
बीच में एक टेंशन गहराई रह चुकी है। ये दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका है भाई साहब, जबकि अमेरिका का ओमान में नेवी का बेस है ऑलरेडी, ओमान में नेवी का बेस है, फिर भी पता नहीं क्यों उसको टेंशन हो रखी है भाई साहब ईरान से। तो ईरान को वो कहीं ना कहीं रोकना चाहता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, ठीक है। अब इसी चीज के लिए एक बातचीत, जैसे कि मैंने बताया, जेनेवा में बातचीत हो रही है। और जेनेवा में बातचीत क्या हो रही है, ध्यान सुनना, ठीक है। एक एक चीज, जेनेवा में बातचीत किस किस के बीच में, ईरान के बीच में हो रही है, और यहाँ पे यूएसए के बीच में हो रही है, और जो ओमान है ना, ये मध्यस्थता करा रहा है। क्लियर अपन बच्चों, याद रखना, यानी ओमान जो है मेडिएशन करा रहा है, मध्यस्थता करा रहा है। अब यहाँ पे देखो फोकस किस चीज पे किया जाएगा, दो चीजों का फोकस होगा। यूएसए क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर लिमिट करो, यानी कि अपनी जो परमाणु शक्तियां है ना उसको आप लिमिटेड करो, आप बढ़ाओ नहीं। लेकिन यहाँ पे ईरान क्या बोल रहा है, ठीक है मैं बता दूंगा, बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सैंक्शंस है ना वो हटाओ हमारे यहाँ से, आप हमारे यहाँ से सैंक्शंस को हटा दो भैया, मैं आपकी बात मान लेता, तुम मेरी बात मान लो। यही एक टग ऑफ वॉर, यानी रस्सा खींच यहीं पर चल रहा है, दोनों देश यहाँ पर उलझे हुए हैं। और यहाँ पे नो डाउट ईरान एक बात बोल रहा है कि देखो सर, आप मुझे हटाने की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे दो चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यूरेनियम दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाई एनरिच यूरेनियम, हाई एनरिच यूरेनियम। क्लियर पॉइंट बच्चों, हाई एनरिच यूरेनियम क्या होता है, जिसमें यूरेनियम के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाई एनरिच यूरेनियम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये बॉम्ब बनाने के काम में आता है। एक होता है लो एनरिच, ठीक है, एक होता है लो एनरिच यूरेनियम। ये जो होता है ना, बिजली बिजली बनाने के काम में आता है। तो बच्चों हम बिजली तो बनाऊंगा, यहाँ पे क्या बोला ईरान ने, बिजली तो बनाऊंगा, हाँ बॉम्ब बॉम्ब का थोड़ा मैं देखूंगा कि नहीं बनाने वाली बात मैं कर लूंगा, लेकिन पहले तुम सैंक्शन तो हटाओ। लेकिन एक बात आप याद रखना, यूएसए सब कुछ ठीक है, मिसाइल के प्रोग्राम पे बात नहीं करेंगे हम, मिसाइल तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ये नॉन नेगोशिएबल है। तो जेनेवा में बात इसी पॉइंट पे अटकी हुई है कि भाई साहब ये बोल रहा मिसाइल तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तुम सैंक्शन हटाओ तब मैं कहीं यूरेनियम ना इस्तेमाल करने की बात करूंगा। और यूरेनियम में भी सिर्फ हाई एनरिचमेंट नहीं इस्तेमाल करूंगा, लो एनरिचमेंट तो करूंगा ना बिजली बिजली के लिए। अब यूएसए की टेंशन ये है कि भैया तुम लो एनरिचमेंट कह के कहीं हाई एनरिचमेंट में का इस्तेमाल करके कहीं बॉम्ब तो नहीं बना रहे। तो यहीं पे पूरी की पूरी टेंशन उलझी हुई है। अब यहाँ पे डर और ताकत का खेल शुरू हो चुका है। अब देख लेते हैं इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया, इंडिया क्यों परेशान है भाई साहब, इंडिया को क्या दिक्कत आने वाली है? इंडिया में भैया 15% ही हम लोग कच्चा तेल और एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस वगैरह का उत्पादन करते हैं। 85% तकरीबन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात करते हैं। अब यहाँ पे 85%, जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ खाली वहीं से ही करते हैं, मतलब हम लोग जो मिडल ईस्ट के देशों से ही करते हैं, ईरान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, वहां से करते हैं, जरूरी नहीं है। हम लोग रशिया से भी करते हैं, यूएस से भी करते हैं, तमाम देशों से भी करते हैं, लेकिन 85% ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा हम लोग रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद अभी जो डील हुई है यूएस के साथ, तो यूएस के साथ हमारा थोड़ा बढ़ चुका है। क्लियर पॉइंट, अभी इसमें यूएस वाला नहीं बता, यूएस ये रहा, यूएस थोड़ा कम दिखा रहे हैं, लेकिन यूएस के साथ अभी बढ़ चुका है। 8-10 दिन पहले ही यूएस के साथ जो डील हुआ है थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक हो गया, उसके बाद आप देखोगे कुवैत वगैरह हो, ये तमाम देशों से हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो दो तरीके की चीजें देखना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता है ना, वहां से जो हमारा इंपोर्ट आता है ना, वो 40 से 47% के बीच में आता है। तो 40 से 47% जो हमारा आयात है वो तो इफेक्ट होगा भाई साहब, यानी कि जब ये रुक जाएंगे तो सप्लाई तेल का कम हो जाएगा भारत के अंदर में, और जब भारत के अंदर सप्लाई कम होगा तो कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। और याद रख लेना, तेल वो चीज है जिसकी कीमत बढ़ी ना तो पूरी सारे सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम मशीनें चलाते हैं ना उत्पादन करने के लिए, तो तेल का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां चलती हैं एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उसमें तेल का इस्तेमाल होता है। तो तेल महंगा तो कीमतें अपने आप ही बढ़ जाएंगी, तो महंगाई अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पे भारत में जो महंगाई है ना, बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। भारत, नो डाउट भारत यहाँ पे रास्ते निकाल चुका है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि भारत के पास क्या क्या रास्ते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो इंपोर्ट जो है ना, भारत के पास, भारत का 40 से 47% यहाँ पे इफेक्ट होने वाला है। और कौन कौन ज्यादा है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कतर, कुवैत, ये सारे के सारे देश यहाँ से मिडिल ईस्ट वाले हैं जो कि यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। क्लियर बच्चों, याद रखना। चलिए अब देख लेते हैं ग्लोबल, पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला है इसका। मैंने आपको क्या बताया, ये मत समझना कि खाली भारत और एशिया पर ही असर पड़ेगा, पूरी की पूरी दुनिया पर यहाँ पर असर पड़ने वाला है। देखिए क्या है, अब जैसे कि मैं चाइना की ही बात कर लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखोगे, जैसे चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है, चाइना एग्जांपल के तौर पे ले लेते। वैसे तो चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, मतलब बहुत सारे देश हैं जो कि मतलब इसी रास्ते से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो हॉर्मुज जल डमरू है, वहां से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। लेकिन मैं चाइना का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि चाइना यहां से इंपोर्ट करता है, और चाइना के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाने की वजह से चाइना अब सामान नहीं खरीद पा रहा है। तो चाइना क्या करेगा, अलग अलग रास्ते ढूंढेगा। जैसे कि मान लीजिए रशिया, जैसे मान लीजिए रशिया, अब रशिया से क्या है, रशिया से चाइना अब सामान खरीदना शुरू कर देगा, लेकिन रशिया से पहले भारत भी खरीद रहा है, और सस्ते दामों पे भारत खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पे रशिया इसलिए भारत को सामान सस्ते दामों बेच रहा है क्योंकि रशिया को पैसे की जरूरत थी। जो यूक्रेन वाला जो मुद्दा चल रहा था ना,
बहुत ज्यादा खर्चा चल रहा था रशिया का, तो रशिया को पैसे की जरूरत थी, तो यहाँ पे भारत उसको पैसे देता था और रशिया क्या करता था, भारत को तेल देता था सस्ते दामों में। अब क्या है, चाइना भी रशिया से खरीदने लग जाएगा, तो जब भाई रशिया के सामान की डिमांड बढ़ेगी, तेल की डिमांड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है तो रशिया कीमत बढ़ाएगा, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ये तो एक एग्जांपल था। इसी तरीके से बहुत सारे देश हैं जो कि इफेक्ट होंगे, और जितने भी देश इफेक्ट होंगे, जितने भी देश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट होता था, आयात होता था, वो सारे देशों में महंगाई बढ़ेगी, तो वो कोई ना कोई अलग अलग रास्ता ढूंढेंगे, यानी कि पूरी दुनिया में अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह ढूंढेंगे जहां से वो तेल खरीद सकें। तो पूरी दुनिया में सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, और पूरी दुनिया में जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में महंगाई यहां पे बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके मतलब कारणों से महंगाई बढ़ेगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो यहां से चाइना कहीं और से तेल खरीदने की कोशिश करेगा, तो कहीं और से खरीदने की कोशिश करेगा, तो ग्लोबल कंपटीशन बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया में प्रतियोगिता बढ़ जाएगी कीमत को लेकर के। उसके बाद हम यहां पे देखोगे कि इंश्योरेंस भी एक तरीके का फैक्टर है कीमत बढ़ाने का। अब देखिए जहां पे खतरा होता है ना, जहां पे खतरा होता है वहां पे इंश्योरेंस कंपनियां ना इंश्योरेंस बढ़ा देती हैं। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वहां से जो जो भी शिप गुजरेगी ना, उनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा अब क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा टैंकरों के, तो जाहिर सी बात है कीमत अपने आप बढ़ जाएंगी। हम लोग घूम फिर के कस्टमर से ही तो कीमत वसूलते हैं, तो कीमत यहाँ पे अपने आप ही वसूल कर लिया जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। अब यहाँ पे एक एसएनपी ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसटी, उसका साफ कहना है कि यहाँ पे रिफाइनरी मार्जिन भी कम हो जाएगा एशिया का। अब रिफाइनरी मार्जिन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कच्चा तेल जब हम लोग खरीदते हैं ना, जब हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, याद रखिएगा, तो कच्चा तेल को हम लोग बदल देते हैं पेट्रोल में, है ना, पेट्रोल में बदल देते हैं, डीजल में बदल देते हैं, यानी कि तमाम तरीके के हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं कच्चे तेल से। तो हम लोग 100 रुपए का अगर कच्चा तेल खरीदते हैं ना, तो उसको हम लोग बेचते हैं 200 रुपए में पेट्रोल बना के, तो 100 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन कच्चा तेल ही अगर 150 रुपए का हो गया, महंगा हो गया, तो जाहिर सी बात है हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग मार्जिन, यानी रिफाइनरी में जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमारा कम हो जाएगा अपने आप ही। तो ये बहुत ही बड़ी एक चिंता का विषय है भारत के लिए भी, भारत के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो भारत यहां पे किस तरीके से तैयार है, भारत बहुत ज्यादा तैयारी कर चुका है, और कौन कौन सी तैयारी कर चुका है मैं आपको बताता हूं। भारत के पास हमेशा से एक रिजर्व रहता है, भारत ने हमेशा से एक रिजर्व मेंटेन करके रखा है पेट्रोल का, क्योंकि भारत को पता है भाई साहब, ये कच्चा तेल अगर नहीं आएगा ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो यहां पे भारत एक रिजर्व बनाता है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इमरजेंसी यूज के लिए, इमरजेंसी के लिए। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा ज्यादा 12 से 15 दिन का इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 12 से 15 दिन तक ही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, यानी 12 से 15 दिन छोटे समय के लिए तो ठीक है, भारत सुरक्षित है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे भारत को नुकसान हो सकता है। इसके लिए भारत ने क्या किया है, भारत क्या कर रहा है, रशिया, यूएसए, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन बहुत सारे देशों से तेल खरीदना शुरू कर चुका है, यानी कि डाइवर्सिफाई कर चुका है अपने इंपोर्ट को। जो एक ही जगह से आयात करता था ज्यादा, अब वो एक जगह से ज्यादा आयात नहीं करेगा, अलग अलग देशों से आयात करेगा। ठीक है भाई, यहां से बंद हो गया तो 3-4 तो है ना, यहां से बंद हो गया तो ये सारे तो है ना, तो डाइवर्सिफाई कर रहा है भारत। और नो डाउट आप लोग देख रहे हो, अमेरिका के साथ अभी इसने इंपोर्ट ज्यादा करने का एग्रीमेंट किया है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उस पर रशिया से उसका चल ही रहा है भाई साहब। लैटिन अमेरिका का तो भाई दाता बना हुआ है भारत। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि तमाम अलग अलग सोर्सेज भारत ने खोजने शुरू कर दिए हैं। अब ये सारे सोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर नहीं आते हैं, ये कहां से होकर आते हैं, सुइज कैनल से होकर के आते हैं, सुइज नहर से होकर के आते हैं, केप ऑफ गुड होप से होकर के आते हैं, पैसिफिक ओशन से होकर के आते हैं, यानी कि प्रशांत महासागर से होकर के आते हैं। तो जाहिर सी बात है ये रास्ते ब्लॉक नहीं हो रहे, ये रास्ते ब्लॉक नहीं हो रहे, तो कीमत अपने आप ही स्टेबल रहेगी, और यही भारत चाहता है। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे कि कतर की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे कतर भी ले लेते हैं। जैसे देखिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस में पहले कतर हुआ करता था टॉप पे, लेकिन कुछ ही दिन पहले यूएई के साथ हम लोगों ने एक समझौता किया, तो यही टॉप पे हो गया और कतर सेकंड रैंक पे हो गया। फिर हमने यूएसए के साथ एक समझौता कर लिया, तो यूएसए अब टॉप पे, सेकंड नंबर पे यूएसए, और तीसरे नंबर पे कतर हो गया। अगर कतर से हम लोग इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और यूएसए से ही करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन भी हमारा सेफ हो गया, यानी कि हम जो 50% लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदते थे, उसमें से 17-18% हम लोग कहां से लेते थे, कतर से। तो नहीं लेंगे भाई, वो हम लोग बढ़ा देंगे सीधा ही। 17-18% कैसे, यूएई भी तो है, तकरीबन 35-36% के आसपास हम लोग क्या करते थे, या मान लो 30-31% दोनों देशों का मिलाकर के हम लोग करते थे इंपोर्ट। तो भैया 30-35% अगर हम लोग यूएसए से ही लेना शुरू कर दे, तो भैया हमारी महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो ये ओवरऑल आप देखोगे ना, तो इंडिया अपना एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना के बैठा हुआ है। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल ये आता है कि क्या जो ईरान कर रहा है, ये सही में ड्रिल है या फिर वार्निंग है। सीधी सी बात है भैया, सवाल तो बनता है, क्या ये ड्रिल है या फिर एक वार्निंग है। तो यहां पे देखिए, दूर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक
वार्निंग ही है हमारे लिए, लेकिन इसको ड्रिल की शक्ल दे रहा है दे रहा है ईरान। यानी कि ये क्या कह रहा है भैया, ऑफिशियली भाई ये हमारा सेफ्टी है, हम अपना ड्रिल कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। नहीं, आप यहाँ पे अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप बात करो भाई साहब एक वार्निंग देने की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने टाइमिंग गलत चुनी है ना। आप टाइमिंग कौन सी चुन रहे हो, टाइमिंग वो चुन रहे हो जब आपकी बैठक है जेनेवा में यूएसए के साथ, ईरान की बैठक है भाई साहब, और आपका जो पड़ोसी देश है, बड़ी शांति प्रिय ओमान है, वो यहाँ पे बैठ के आप लोगों की मध्यस्थता करा रहा, बातचीत करा रहा, उस वक्त आप ये एक्शन ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है भैया आपकी तरफ से एक वार्निंग है, एक सिग्नल है। आप यहाँ पे मुद्दे को बढ़ाना चाह रहे हो, यहाँ पे बताना चाह रहे हो पूरी दुनिया को, भैया मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, मैं समुद्री रास्ते पे कंट्रोल रखता हूं। तो यहाँ पे एक वार्निंग ही साफ तौर पे दिखाई दे रही है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बना हुआ है, और आज की डेट में इसीलिए बहुत ज्यादा मुद्दा न्यूज में है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी सिचुएशन समझ में आ गई होगी, और इस तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तैयारी टाइम्स एक बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है बच्चों, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिलायबल न्यूज मिलेगी। आप पिछले 10-12 वीडियोस देख लीजिएगा, आपको एक भी ऐसे लेक्चर नहीं मिलेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड ना हो या फिर आपकी इकोनॉमी के लिए जरूरी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से बने रहेंगे, रोज ऐसी वीडियोस मैं लेकर के आता रहूंगा। जो भी साथी यहां पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देता है। जय हिंद।